हे एवरीवन, मणिपुर में चल रहे वायलेंस को अब 3 महीने हो चुके हैं और इसी के चलते ऑपोजिशन पार्टीज ने लोकसभा में गवर्नमेंट के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है। क्या आपको पता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है और क्यों लाया जाता है? लेट्स टॉक अबाउट दिस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के अंतर्गत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राज्यसभा को नहीं, सिर्फ लोकसभा को। इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये मोशन यूजुअली ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से मूव किया जाता है, जिससे वो गवर्नमेंट को हाउस फ्लोर पर अपनी मेजॉरिटी साबित करने के लिए मजबूर करते हैं। जब भी लोकसभा का कोई मेंबर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करता है तो उस मोशन को सदन के 50 एमपीज का सपोर्ट होना जरूरी है। और इसी नो कॉन्फिडेंस मोशन को जब लोकसभा के स्पीकर को प्रेजेंट किया जाता है तब वही ये डिसाइड करते हैं कि उसे डिस्कशन के लिए एडमिट करना है या नहीं। अगर स्पीकर इस मोशन को डिस्कशन के लिए एडमिट करते हैं तो कौन से दिन और कौन से समय डिस्कशन किया जाएगा, ये बाकी पार्टीज से कंसल्ट करके स्पीकर द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। एक बार मोशन पे डिस्कशन शुरू हो जाए तो ऑपोजिशन को गवर्नमेंट से सवाल पूछने का और उनसे जवाब मांगने का मौका मिल जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन रूलिंग पार्टी को अपने डिसीजंस और पॉलिसीज के लिए अकाउंटेबल रखने का एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है। डिबेट्स और डिस्कशंस के बाद लोकसभा मोशन पर वोट करती है। अगर लोकसभा के मेजॉरिटी मेंबर्स यानी 50% मेंबर्स मोशन के पक्ष में वोट करते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास डिक्लेयर किया जाता है, जिसके चलते पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना ही पड़ता है। लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कराने के लिए ऑपोजिशन के पास लोकसभा में इतनी मेजॉरिटी नहीं है तो गवर्नमेंट ये वोट जीत जाती है और ऐसे में गवर्नमेंट को रिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो अपना बचा हुआ कार्यकाल पूरा करती है। आजाद भारत का पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन 1963 में आचार्य JB कृपलानी जी ने लाया था, जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट के खिलाफ। इसे लाने की वजह थी प्रधानमंत्री नेहरू जी की चाइना पॉलिसी। लेकिन अगर हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी ने फेस किए हैं तो वो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। उन्होंने एज अ PM अपने 16 साल के टेन्योर में 15 नो कॉन्फिडेंस मोशंस फेस किए हैं। अभी रिसेंटली 26 जुलाई को लोकसभा स्पीकर मिस्टर ओम बिरला ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट किया, जिसे कांग्रेस के MP मिस्टर गौरव गोगोई ने मूव किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर में चल रहे वायलेंस पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट की मांग करते हुए ऑपोजिशन की जो प्रोटेस्ट शुरू है, ये मोशन भी उसी का एक पार्ट है। फिलहाल ये डिसाइड हुआ है कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर 8 अगस्त को डिस्कशन शुरू होगी और प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में अपनी स्टेटमेंट 10 अगस्त को देंगे। पर 100 बात की एक बात, क्या बीजेपी गवर्नमेंट को एक्चुअली इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से कोई थ्रेट है? तो जवाब है नहीं। लोकसभा में टोटल 543 सीट्स हैं और अगर ऑपोजिशन पार्टीज को ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कराना है तो उन्हें 272 वोट्स की मेजॉरिटी चाहिए होगी। लेकिन NDA गवर्नमेंट टोटल 331 MP से बनी है, जिसमें अकेले बीजेपी के ही 303 MPs हैं। इसीलिए अगर सारी ऑपोजिशन पार्टीज भी एक साथ मिल जाएं तो भी 272 वोट्स इकट्ठा नहीं कर पाएंगी। मगर ये तो हुई नंबर्स और हार जीत की बातें। गवर्नमेंट अब तक मणिपुर वायलेंस पर एक डिटेल्ड ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रही? PM मोदी ने इस पर अब तक ठीक से बात क्यों नहीं की और इन 3 महीनों में वहां विजिट क्यों नहीं किया? चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह को हटाकर मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल क्यों नहीं लाया जा रहा? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट से पूछे जाने जरूरी हैं और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन को इन्हीं सवालों पर गवर्नमेंट के साथ डिबेट्स और डिस्कशंस करने का मौका देगी। इस सब के अलावा मणिपुर से रिलेटेड कुछ और नए अपडेट्स आ रहे हैं। 4 मई को मणिपुर की कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में 2 महिलाओं के साथ जो हॉरिबल इंसिडेंट हुआ, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है, इस केस में अब तक सिर्फ 7 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से कहा जा रहा है कि एक माइनर है और एक वो शख्स है जिसने वो वीडियो शूट की थी। दूसरी ओर मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी काफी कंसर्न्ड और डिसअपॉइंटेड है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा
इन 3 जजेस की एक बेंच मणिपुर की महिलाओं की उस हॉरिफिक वीडियो और वहां हो रहे बाकी एथनिक वायलेंस से जुड़े पिटिशंस को देख रही है। सुप्रीम कोर्ट की इन्हीं हियरिंग्स के दौरान ये सामने आया है कि मणिपुर वायलेंस से जुड़े 6,500 से भी ज़्यादा FIRs को रजिस्टर किया गया है, लेकिन वायलेंट एक्टिविटीज़ के अकरेंस और उन पर FIRs रजिस्टर कराने के बीच में काफ़ी समय का अंतर देखा जा रहा है। अरेस्ट्स और इन्वेस्टिगेशन में भी डिले दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन 6,500 FIRs को पहले गुनाहों के नेचर के हिसाब से बाइफरकेट करने की ज़रूरत है, जिसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म सेट किया जाना चाहिए, क्योंकि इतने सारे केसेस का बर्डन एक साथ CBI पर नहीं डाल सकते। और रिकॉर्ड्स को देखकर ये साफ समझ आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मणिपुर स्टेट पुलिस पर अब उतना भरोसा नहीं कर पा रही। इसीलिए इन सारे केसेस को हैंडल करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। ऐसे सिचुएशंस में सच में ये रियलाइज हो जाता है कि डेमोक्रेसी को 4 पिलर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में ढीलापन दिखाते हैं, तब एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी और मीडिया को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। रिसेंटली एक और न्यूज़ सामने आई। मणिपुर के चूरा चांदपुर से बिलोंग करने वाले हमारे इंडियन फुटबॉलर मिस्टर चिंगलेनसाना सिंह का घर वायलेंस के चलते जला दिया गया। फॉर्चुनेटली उनकी फैमिली सेफली बच निकली और अब वो अपनी फैमिली के साथ कुछ महीनों से बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं। इस वायलेंस में चिंगलेनसाना का सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि उनका वो टर्फ भी डिस्ट्रॉय किया गया जो उन्होंने चूरा चांदपुर के उन यंगस्टर्स के लिए बनाया था जो प्रोफेशनल फुटबॉल स्कूल में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। चिंगलेनसाना और उनके परिवार का लगभग सब कुछ छिन जाने के बावजूद भी उन्होंने ये कहा है कि वो फिर से नई शुरुआत करेंगे, फिर नया टर्फ बनाएंगे और यंगस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का उनका सपना वो कभी नहीं छोड़ेंगे। सीरियसली, हैट्स ऑफ टू द स्पिरिट। तो लेट्स होप कि मणिपुर में जल्द ही नॉर्मलसी और ह्यूमैनिटी लौट आए, सारे विक्टिम्स को जल्द से जल्द जस्टिस मिले और इंडिया का ये मणि फिर से चमकने लगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, नमस्ते।